बीरबल की कहानी तो आपने बचपन में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने मुगल साम्राज्य के बारे में कंप्लीट नॉलेज लिया है? अगर नहीं तो ये क्लास आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आज की एक नई वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं मुगल साम्राज्य को, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो चलिए बिना किसी डिले किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मुगल राजवंश के स्टार्टिंग से अंत तक हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे मुगलों ने हमारे भारत को प्रभावित, खासकर दिल्ली को कैसे प्रभावित किया। तो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी हैं करंट में। ये क्या करते हैं? स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे पे मुगल शासकों के निवास स्थान में ही क्या करते हैं? लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित, यानी कि यहीं पे देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये हमारा रेड फोर्ट यानी कि लाल किला है। और यहाँ टॉप पे आपको भारत का फ्लैग दिख रहा होगा, जो कि प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे झंडा फहराते हैं। पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे, मुगल की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मुगल जो है वो 2 महान शासक वंशों से बिलोंग करते थे। माता की ओर से यानी कि उनकी जो माँ थी वो चीन और मध्य एशिया के मंगोल से बिलोंग करती थी, चंगेज खान की उत्तराधिकारी थी। जबकि इनके जो पिता थे वो ईरान और आज के टर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, यानी माँ के साइड से ये मंगोलियन थे, ठीक है, जबकि पिता के तरफ से ये तैमूर के वंशज माने जाते थे। पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। मुगल अपने आप को कभी भी मुगल या मंगोल कहलवाना नहीं पसंद करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे? कारण है इसका, क्योंकि जो ये मुगल मंगोल हैं ये चंगेज खान, और चंगेज खान ने क्या करवाया था? नरसंहार कराया था, सैकड़ों लोगों को इन्होंने मार दिया था। तो इनकी जो छवि है वो इतिहास में धूमिल हो गई थी। इसलिए कभी भी जो मुगल हैं वो अपने आप को मंगोल या फिर मुगल कहलाना पसंद नहीं करवाते थे। इसके विपरीत ये अपने आप को तैमूर के वंशज होने पे गर्व करते थे। क्यों गर्व करते थे? क्योंकि इनके जो महान पूर्वज हैं उन्होंने 1398 में दिल्ली पे कैप्चर कर लिया था। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे उमर शेख की। तो ये जो उमर शेख है, ये उमर शेख कौन है? बाबर के पिता हैं। बाबर उमर शेख किसके पिता हैं? तो ये बाबर के पिता हैं। और यही जो बाबर है इसी को क्या कहा जाता है? मुगल वंश का संस्थापक यानी कि फाउंडर के नाम से जाना जाता है। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा थे। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उमर शेख कौन है? बाबर के पिता हैं, जबकि ये जो मोहम्मद मिर्जा हैं ये बाबर के परदादा थे। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे, अबू सैद। ये अबू सैद कौन है? बाबर के दादा थे, यानी सबसे पहले बाबर के परदादा यानी कि मोहम्मद मिर्जा, उसके बाद उमर शेख जो थे वो बाबर के पिता थे, और फिर अबू सैद कौन थे? बाबर के दादा थे। तो ये बाबर के खानदान की बात है, इनके पूर्वज की बात है। और जितने मुगल्स हैं उन सब ने क्या किया था? अपना एक चित्र तैमूर के साथ बनवाया था, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हम तैमूर वंश से बिलोंग करते हैं, जो कि इतने महान थे जिन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। अब यहां से हम बात करेंगे मुगल डायनेस्टी के फाउंडर यानी कि संस्थापक की, और पहले शासक की बात करेंगे जो कि बाबर है। बाबर ने क्या किया था? 1526 से 1530 यानी केवल 4 साल शासन किया। लेकिन इस 4 साल में इसने 4 इतने इंपॉर्टेंट लड़ाइयां लड़ी कि इसने इतिहास में अपना नाम करवा लिया। सबसे पहले 1494 में फरगाना का जो उत्तराधिकार है ये इसको विरासत में मिला था। और जब इसको फरगाना, जो कि आज की अफगानिस्तान वाले हिस्से में आता है, तब ये सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष का था। सोचो कितना महान बाबर था। पॉइंट नंबर 8 को देखेंगे, 1504 में इसने क्या किया था? काबुल को कैप्चर कर लिया था। पॉइंट नंबर 9 देखेंगे, 1526 में क्या करता है ये? दिल्ली के सुल्तान लोदी वंश का जो शासक है इब्राहिम लोदी, इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराता है
और उसके बाद दिल्ली और आगरा को कैप्चर में कर लेता है। यानी कि बाबर की जो भारत में जो लड़ाई होती है 1526 में होती है लोधी वंश का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी उसके साथ, और उसके बाद क्या करता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ये दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लेता है और इसी के साथ मुगल वंश की स्थापना होती है। 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप और गोलीबार का जो पहली बार यूज हुआ था वो किसने किया था? इसी बाबर ने किया था। और किसमें किया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से बहुत ही फेमस लड़ाई है जो कि बाबर ने लड़ा था। कहाँ पे? पानीपत के अंदर, जो कि आज के हरियाणा वाले हिस्से में है, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। यहीं से लोदी वंश का अंत होता है और यहीं से जो मुगल हैं वो भारत में शासन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 11 की बात करें, मुगल सम्राट बाबर 1526 से 30 तक शासन करता है और 1526 में क्या करता है? ये इब्राहिम लोदी को हराता है। इसके अलावा 1527 में एक और फेमस लड़ाई लड़ता है ये, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ खानवा। ये जो खानवा की लड़ाई है इसमें ये राणा सांगा को डिफीट करता है जो कि एक राजपूत राजा होते हैं। तो इस राजपूत राजा और उनके सपोर्टर्स को बैटल ऑफ खानवा जो कि 1527 में होता है इसको हराता है। नेक्स्ट बात करें तो 13 नंबर पॉइंट की, 1528 में चंदेरी के राजा को डिफीट करता है ये। तो 1556 में बाबर की कहानी शुरू होती है पानीपत की लड़ाई से। पानीपत का प्रथम युद्ध 1527 में ये क्या करता है? राणा सांगा को हराता है और 1528 में ये क्या करता है? चंदेरी को भी हरा देता है। उसके अलावा आगे की बात करें तो अपने डेथ से पहले ये दिल्ली और आगरा में मुगल कंट्रोल को स्थापित करता है। पॉइंट नंबर 14 की बात करें जिसमें हम बात करेंगे बाबर का बेटा हुमायूं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको रिव्यू देना चाहूंगी कि सबसे पहले बाबर आता है। बाबर की जो वंशावली है वो हम बाबर से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं है। हुमायूं का बेटा अकबर है जो कि आगे चल के एक बहुत ही फेमस सम्राट बनेगा। उसके बाद जहांगीर है जिसको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा जिसने फेमस ताजमहल बनाया। और शाहजहां के बाद जो अंतिम मुगल शासक है, वैसे अंतिम मतलब ये जो फेमस जो 6 हैं उसका अंतिम है, और वो औरंगजेब है जो कि किस नाम से फेमस होता है? बहुत ही क्रूर, और इसने अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद कर दिया था। बात करूं आगे की तो हुमायूं बाबर का यहीं पे अंत होता है और स्टार्ट हो जाता है हुमायूं ने क्या किया? 1530 से 1540 तक शासन करता है। 40 में इसको शेरशाह सूरी इसको हरा देता है और फिर ये क्या करता है? 1556 में ये वापस 1555 से 56 में वापस से ये क्या करता है? अपने राज्य को कंट्रोल करता है। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया था। ठीक है, यानी कि इसके जो बाबर थे वो चाहते थे कि इनके राज्य का जो बंटवारा हो वो सभी भाइयों में बराबर हो। तो हुमायूं के 4 ब्रदर्स हैं, उसने क्या किया था? चारों भाइयों में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कहने के लिए तो हुमायूं अच्छा था, लेकिन अगर आप एक राजा हैं तो राजा के हिसाब से ये एक ठीक बात नहीं थी। ये संकेत करता है कि हुमायूं एक अच्छा राजा नहीं बन सका, क्योंकि अगर आप राजा हैं तो आपको क्या होना चाहिए? आपको एक बड़े से साम्राज्य पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 15 की बात करें तो हुमायूं का जो भाई था मिर्जा कामरान, इसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं जो है वो अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। पॉइंट नंबर 16 देखें, शेर खान जिसको हम शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं, सूरी वंश का संस्थापक, इसने हुमायूं को 2 बार हराया था। सबसे पहले 1539 में बैटल ऑफ चौसा और 1540 बैटल ऑफ कन्नौज में। और जब 1540 कन्नौज में हराया तो इसको ना केवल हराया बल्कि इस तरीके से हराया कि हुमायूं को छुपने पे मजबूर कर दिया और इसने भारत से सीधा वो भाग गया। पॉइंट नंबर 17 की बात करें, ईरान में हुमायूं ने किसकी मदद ली? सफाविद शाह की मदद ली और 1555 में दिल्ली को इसने रिकैप्चर किया। लेकिन क्या हो जाता है? इसी वर्ष ये जो है इसकी इमारत में दुर्घटना, ऐसा कहा जाता है कि इसकी लाइब्रेरी होती है, सीढ़ियों से गिर के इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। पॉइंट नंबर 18 देखेंगे अपने स्क्रीन पे,
बात करेंगे महान राजा अकबर की, जो कि हुमायूं का बेटा होता है, जो कि बहुत ही फेमस राजा के रूप में प्रसिद्ध होता है। अकबर का टाइम पीरियड की बात करें तो 1556 से लेके 1605 हुमायूं के बाद राज्य काज को संभालता है, और इसके काल में जो मुगल है वो बहुत प्रसिद्धि पाता है। 13 वर्ष में ये क्या करता है, सम्राट बनता है, यानी कि जो बाबर है वो 12 वर्ष की एज में सम्राट बनता है, जबकि अकबर 13 वर्ष की आयु में साम्राज्य को संभालता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की देखेंगे 19। तो 1556 से लेके 1570 तक इस बीच में जो अकबर है ये अपने संरक्षण बैरम खान के निगरानी में काम करता है, और 1571-70 के बाद ये जो है इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने लग जाता है। अकबर ने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्य जैसे मालवा हो गया, गोंडवाना हो गया, अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़बेकों के विद्रोही को दबाने के लिए इसने क्या कराए थे, सैन्य अभियान चलाए थे। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ को कैप्चर करता है, जबकि 1569 में रंथभौर पे कैप्चर कर लेता है। बहुत फेमस एरिया है जिसको अकबर ने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। 1570 और 85 के बीच में अकबर के साम्राज्य का क्या होता है, विस्तार होता है। अकबर फिर क्या करेगा, सफाविदों को हरा के कांधार को भी कैप्चर कर लेता है। ये वही सफाविद है जिसने क्या किया था, हुमायूं की हेल्प की थी, लेकिन हुमायूं के बेटे अकबर ने क्या किया, इसके राज्य को भी कैप्चर कर लिया। पॉइंट नंबर 23 देखेंगे, मिर्जा हाकिम जो कि अकबर का चचेरा ब्रदर होता है, इसके डेथ के बाद अकबर क्या करता है, काबुल को भी अपने ही राज्य में मिला लेता है। पॉइंट नंबर 24 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाया। अकबर का बेटा कौन है, सलीम, जो कि आगे चल के जहांगीर के नाम से फेमस होगा। तो इसी जहांगीर की वजह से इतने फेमस राजा का जो सत्ता है वो लड़खड़ा गया। चर्चा में लाएंगे जहांगीर को, डायग्राम में देख सकते हैं ये जहांगीर है जो कि अकबर की तरह कुशल नहीं था और साम्राज्य को नहीं चला पाया। 1605 से लेके 1627 तक जो है इसका शासनकाल है। एक और फेमस पॉइंट है कि न्याय का घंटा किसने लगाया, तो ये जो न्याय का घंटा है ये इसी जहांगीर ने लगाया था। इसके अलावा जहांगीर ने अकबर के जो सैन्य अभियान थे उसको आगे बढ़ाया। पॉइंट नंबर 26 देखेंगे, मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह, उन्होंने क्या किया था, मुगलों की सेवा को एक्सेप्ट कर लिया। बात करेंगे आगे की, तो जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां ने क्या किया था, शाहजहां को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की थी। ये शाहजहां को नहीं पसंद करती थी और नहीं चाहती थी कि ये जो है वो शासक बने, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में शाहजहां सबसे सक्सेसफुल था, तो जहांगीर का जो उत्तराधिकारी होता है वो शाहजहां बनता है। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, ये जो राजकुमार खुर्रम है यही आगे चल के क्या बनेगा, शाहजहां बनेगा। यानी कि राजा के अकबर मुगल्स के जितने भी बेटे हैं पहले उसका नाम कुछ और होता है, और जब ये राजा बनते हैं तो उसका नाम जो है वो चेंज होता है। जैसे अकबर को हम क्या कहते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद कहते हैं। इसके अलावा सलीम जो है वो जहांगीर कहलाया, जबकि राजकुमार खुर्रम को हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, जिसने फेमस ताजमहल बनवाया था। पॉइंट नंबर 28 देखेंगे, बात करेंगे शाहजहां की प्रशासन व्यवस्था। तो 1627 से लेके 1658 तक इसने शासन किया। पॉइंट नंबर 29 देखेंगे, अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया था इनके अगेंस्ट और वह हार गया। 30 को देखेंगे, वर्ष 1657 से 58 में शाहजहां के जो बेटे थे इनके बीच लड़ाई हुई। किस चीज को लेके लड़ाई हुई, उत्तराधिकार को लेके, और इसमें औरंगजेब की जो है वो विजय हुई। और दारा शिकोह बहुत फेमस बेटा था इसका शाहजहां का, लेकिन औरंगजेब क्या करता है, दारा शिकोह और बाकी के इसके जो 3 भाई हैं उन सभी को मौत के घाट उतार देता है, और औरंगजेब जो है मुगल का राजा बनता है। इसने अपने पिता यानी कि शाहजहां को भी क्या कर दिया, उम्र भर के लिए उम्र कैद करवा दिया। पॉइंट नंबर 31 को देखेंगे, शाहजहां के अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और
ओरछा पर क्या कब्जा जो है वो कर लिया गया। औरंगजेब की जो प्रशासन व्यवस्था है, यानी कि औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक अपना शासन किया। पॉइंट नंबर 32 देखेंगे। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु इसने क्या किया, 1680 में इसने पुनः विद्रोह कर दिया। पॉइंट नंबर 33 को देखेंगे। मारवाड़ के जो राठौर राजपूत हैं, इन्होंने क्या किया था, मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने क्या किया था, शिवाजी का भी अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित कैद खाने से भाग निकले। पॉइंट नंबर 34 को देखेंगे। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला और अंत में वह सफाविद ईरान भाग गया। पॉइंट नंबर 35 को देखेंगे। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। पॉइंट नंबर 36 देखेंगे। बात करेंगे जहांगीर की मां की, जो कि कच्छवा के राजकुमारी थी, और वह अंबर, जिसको आज के टाइम पे हम जयपुर कहते हैं, इसके शासक की पुत्री थी। पॉइंट नंबर 37 की देखें तो शाहजहां की जो मां थी, ये भी एक हिंदू राजकुमारी, राठौर की राजकुमारी थी, और वह मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। पॉइंट नंबर 38 देखेंगे। बात करेंगे मुगल की, तो ये जो मुगल्स हैं, ये ज्येष्ठाधिकार में विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि बड़े बेटे को ही राजा बनाएंगे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वो क्या करते थे, सहदायाद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को एक्सेप्ट करते थे। और ये प्रथा क्या कहती है कि जितना प्रॉपर्टी है, जितना आपके पास साम्राज्य है, उसको जितने बेटे हैं आपके, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पॉइंट नंबर 39 कहता है, सिसोदिया राजपूत लंबे टाइम तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से मना करते रहे, लेकिन जब वे हारे तो मुगलों ने उसके साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली व्यवहार किया। पॉइंट नंबर 40 देखेंगे। मुगलों की सेवा में जो नौकरशाह थे, उनको मनसबदार कहलाते थे, और मनसबदार में पद, आप किस पद के मनसबदार हैं, सैलरी कितनी है, आपका सैनिक उत्तरदायित्व कितना है, ये सभी चीजें जो है वो डिसाइड किए जाते थे। पॉइंट नंबर 41 देखेंगे। पद और सैलरी दोनों चीजों का जो डिसाइड था, ये किस पे किया जाता था, जात की संख्या पे डिसाइड किया जाता था, डिपेंडेंट था। और अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो कि 5000 जात की पदवी के थे। पॉइंट नंबर 42 देखेंगे। औरंगजेब के टाइम पीरियड पे मनसबदारों की जो संख्या है वो 79 हो गई। पॉइंट नंबर 43 देखेंगे। दिल्ली की जो कुवैत अल इस्लाम मस्जिद है, इसका एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना, यानी कि 12th सेंचुरी के बाद वाले हिस्से में दी जो कुवैत अल इस्लाम मस्जिद थी, इसका एक हिस्सा बना था। पॉइंट नंबर 44 देखेंगे। मेहराब के निर्माण के लिए अनुप्रस्थ टोडा टेक्निक का उपयोग किया जाता था। 45 नंबर पॉइंट को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में वास्तुकार भवनों में ज्यादा कमरे, ज्यादा दरवाजे और ज्यादा खिड़कियां बनाने लग गए थे। पॉइंट नंबर 46 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। पॉइंट नंबर 47 देखेंगे। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। तो कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजवंश के राजा धंग देव ने कराया था। पॉइंट नंबर 48 देखेंगे। बात करेंगे महामंडप की। तो महामंडप एक ऐसी जगह थी जहां पे नृत्य का आयोजन यानी कि डांस का आयोजन किया जाता था। इसके अलावा गर्भगृह किसे कहते हैं? जहां पे प्रमुख देवता की मूर्ति रखी जाती है, उस जगह को हम गर्भगृह के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 49 देखेंगे। खजुराहो में जो राजकीय मंदिर हैं वो सम्मिलित होते हैं, जहां
सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं होती थी। यानी खजुराहो के अंदर जो राजकीय मंदिर होते थे वहां पे वहां की जनता यानी कि जो आम जनता है वहां पे उनको जाने का अलाउड नहीं था। और आज के 50वें नंबर पॉइंट को देखेंगे। तंजावुर का जो राजराजेश्वर मंदिर है उसका शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट था। यानी कि डायग्राम में देख सकते हैं ये तंजावुर का मंदिर है जिसका टॉप उस टाइम के बहुत ही ऊंचे टॉप में काउंट होता था। इसी के साथ मुगलों को हम यहीं पे एंड करेंगे और उठाएंगे एक नई टॉपिक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट की क्लास को क्रमबद्ध तरीके से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।